नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबर दिन भर में बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की और सबसे पहले बात भोपाल की। कृष्णा गौर के खिलाफ शिकायत हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से यह शिकायत की है। गोविंदपुरा सीट से है बीजेपी उम्मीदवार। कृष्णा गौर के वीडियो के साथ आयोग में शिकायत की गई। वायरल वीडियो को लेकर आयोग में शिकायत की गई है। तो गोविंदपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं कृष्णा गौर और इनके खिलाफ शिकायत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृष्णा गौर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो वायरल वीडियो को लेकर आयोग में शिकायत कांग्रेस द्वारा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, गोविंदपुरा में प्रचार के दौरान जो बीजेपी की उम्मीदवार है कृष्णा गौर, वो ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि यदि कांग्रेस सरकार में आई तो महिलाओं का करवा चौथ बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा दीपावली से लेकर नवरात्रि के पर्व भी बनाना मुश्किल हो जाएगा। और इस वायरल वीडियो को कांग्रेस ने चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया और कांग्रेस ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति खराब छवि बनाने की कोशिश की जा रही है और धर्म के नाम पर कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की और इस बात की मांग की है कि बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा गौर का जो नामांकन है वो खारिज किया जाए और उसको चुनाव लड़ने से रोका जाए। तो कुल मिलाकर प्रचार करने के दौरान का ये पूरा वीडियो है। आज करवा चौथ का त्योहार है और इसी दौरान कृष्णा गौर महिलाओं के बीच पहुंची थी और तब उन्होंने ये बात कही और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है और इसी वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने अब चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। जी जी जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक। राजीव भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। अचानक रायपुर पहुंच गए केसी वेणुगोपाल। बता दें, कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने यह बैठक ली। लोकसभा पर्यवेक्षकों से विधानसभावार रिपोर्ट ली। बैठक में 8 लोकसभा के पर्यवेक्षक मौजूद रहे। बाहर होने से 3 पर्यवेक्षक शामिल नहीं हो पाए। बैठक के बाद कोर कमेटी की बैठक हुई। जयराम रमेश, भूपेश बघेल, शैलजा मौजूद रही। सिरदेव, चरणदास, शिव डहरिया शामिल हुए इस बैठक में। बेहद ही खास इस बैठक को हम मान सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, बड़ी बैठक कांग्रेस की रायपुर में, कितनी खास और क्या कुछ खास? देखिए, राजीव भवन में अचानक ये बैठक हुई और केसी वेणुगोपाल अचानक से पहुंचे। जयराम रमेश यहीं पे मौजूद थे लेकिन इस बैठक की जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि जब टीएस सीधे वहां पर पहुंचे उसके बाद उनका कहना था कि बैठक पहले से तय थी, लेकिन जिस तरह से मीडिया को एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है पार्टी की तरफ से, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में पहुंचे थे। टीएस सीधे मौजूद थे। चरणदास महंत पहुंचे। बाद में शिव डहरिया पहुंचे और करीबन 3 घंटे की करीबन ये बैठक चली है। और इस बैठक में इस बात को लेकर निर्णय लिया गया कि क्या स्ट्रेटेजी होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं तो बीजेपी का भी घोषणा पत्र नहीं आया है। कांग्रेस जरूर है कि घोषणा पत्र कांग्रेस ने नहीं दिया है, लेकिन लगातार एक के बाद एक सभाओं के जरिए कांग्रेस अपनी घोषणाएं करती जा रही है। चाहे वो केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन की बात हो, चाहे सिलेंडर को लेकर 500 रुपए अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे 17 लाख परिवारों को आवास की बात की जाए। ये तमाम जो घोषणा, कर्ज माफी जो एक बड़ी घोषणा है, एक एक करके कांग्रेस लगातार अलग अलग मंचों से कहती रही है। तो ऐसे में अब ये है कि घोषणा पत्र को लेकर बाकी का जो एक पूरा प्रारूप देना पड़ेगा घोषणा पत्र को, तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी होगी और कब तक घोषणा पत्र दिया जा सकता है, और इसके साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर काउंटर किस तरीके से हो, इस पर भी लगातार बैठक में मंथन किया गया। कल नाम वापसी को लेकर, नामांकन में नाम वापसी का लेकर आखिरी तारीख है, तो इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि जिन लोगों ने भरा है उनमें से अब कोई नाम वापस होगा ये नहीं ये कहा जा सकता है, क्योंकि काफी मंथन के बाद इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है और यदि कोई नाम वापस लेता है तो कहीं ना कहीं मैसेज खराब जाएगा। तो इसको लेकर लेकिन बागी जो उतरे हैं उनको किस तरह से मनाया जाए ताकि वोट काटने की जो स्थिति है, जो कटने की स्थिति है, उसको कंट्रोल किया जा सके, डैमेज कंट्रोल किया जा सके, इसको लेकर जरूर मंथन हुआ। जी जी,
जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी पर जयराम रमेश ने निशाना साधा है, वीडियो से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। धान पर जयराम रमेश ने बयान दिया है, बयान वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई। चुनाव आयोग से शिकायत करूंगा, ये बयान आया है रमेश का। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जयराम रमेश का निशाना, वो भी बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। धान पर जयराम रमेश ने बयान दिया है, बयान वाले वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करूंगा। दोपहर को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो पर बीजेपी ने बहुत बदमाशी की। जो मैंने कहा है, जो वीडियो में है और जो अभी रमन सिंह जी और बीजेपी ने बदमाशी करके मेरे वीडियो को डॉक्टर करने की कोशिश की है, मैं उसका पूरा निंदा करना चाहता हूं, उसका खंडन भी करना चाहता हूं। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र सरकार की ओर से घोषित किया गया है कि 2200 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी होगा, तब छत्तीसगढ़ में खरीद 2800 रुपये प्रति क्विंटल पर होगा, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से 600 रुपया प्रति क्विंटल अधिक इनपुट सब्सिडी दिया जाता है किसानों को। धान को लेकर सीएम बघेल ने भी केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है वो धान खरीदती है, तो उसे एफसीआई के जरिए छत्तीसगढ़ में भी धान खरीदना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार का भी 1000-1500 करोड़ रुपए का जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। किसानों को पैसा देने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। राज्य स्थापना दिवस की सबको बधाई, शुभकामनाएं। 1 नवंबर से 20 क्विंटल धान खरीदी शुरू हो चुका है, उसके भी किसानों को बधाई। सीधी बात में पहले भी बोला था, यदि प्रधानमंत्री जी कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि धान हम खरीदते हैं, तो एक छोटा सा आर्डर निकालना है। जैसे पंजाब में एफसीआई खरीदती है, वैसे यहाँ भी छत्तीसगढ़ के धान एफसीआई खरीद ले। हमको जो 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है वो हमारा तो बच जाएगा। सीएम बघेल ने जैसे ही धान खरीदी पर केंद्र सरकार को बीजेपी को घेरा, विपक्ष की तरफ से तुरंत पलटवार आ गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साफ ने कहा कि धान खरीदी पर भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं। धान की कीमत को लेकर झूठ बोला जा रहा है। जिस वीडियो के साथ जयराम रमेश छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं, उसी बयान वाले वीडियो का हवाला देकर अरुण साफ ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल लगातार झूठ बोलते हैं, ये आज स्पष्ट हो गया है। धान की कीमत पर लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से झूठ बोला है। ये आज जयराम रमेश जी के बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार कितना दे रही है और राज्य सरकार कितना दे रही है। आज उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है, तो एक बार फिर भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी का झूठ उजागर हो गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार और सियासी वार पलटवार के बीच मोबाइल फोन हैकिंग की हवा चल पड़ी है। पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपना मोबाइल फोन हैक होने की आशंका जताई थी। अब सीएम बघेल ने भी अपना मोबाइल फोन हैक होने की आशंका जताई। ताबड़तोड़ चुनावी दौरे से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका फोन चार्ज होने के बाद भी पिछले 8 घंटे से बंद पड़ा है, फोन चालू नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। गौरतलब है कि इससे पहले टीएस सिंहदेव के फोन पर एक अलर्ट मेल आया था, जिसमें उनके मोबाइल को खतरा बताया गया था। सिंहदेव ने उस मेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। अब सीएम बघेल ने भी आशंका जताई है। तो अभी तक ये चालू है। मैं आज सुबह वो 30-40% चार्ज था, तो उसे चार्जिंग में डाल दिया। जब खड़गे साहब का प्लेन आने वाला है तो फिर निकाले, मतलब कैसे बंद हो गया? तो चालू किए तो चालू जी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो पावर बैंक है ना, उससे चार्ज किए तो अभी तक ये चालू ही नहीं हो रहा। आप लोग कुछ जानते हो तो बता दो भाई। मेल आ रहा था कल
राहुल जी ने कॉन्फ्रेंस भी लिया, तो ऐसा कोई मेल आपको भी? नहीं, मेरे पास मुझे मेल आया हो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मोबाइल बंद है एप्पल का, मतलब चार्ज कर रहे हैं तब भी, अरे भाई चालू तो होना चाहिए, जबकि चार्जिंग में डाला उसके पहले 30 या 40% चार्ज था। मैं दिन भर घूमूंगा, थोड़ा और चार्ज हो जाए। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को राहत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत खारिज हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत खारिज की है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शिकायत खारिज की गई है। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म स्वीकार किया गया है। तो बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी को राहत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत खारिज हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत खारिज की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शिकायत खारिज की गई है। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म स्वीकार किया गया है। राहुल सिंह लोधी जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, बड़ी राहत इनको मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत खारिज हो चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने शिकायत खारिज की है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शिकायत खारिज की गई। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म स्वीकार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, राहुल सिंह लोधी को बड़ी राहत। देखिए, राहुल सिंह लोधी को आज रिटर्निंग ऑफिसर ने बड़ी राहत दी है, क्योंकि पूरे दिन भर घमासान चलता रहा। दोनों पक्षों के बीच में जो वकील हैं उनके वो अपनी अपनी दलील देते रहे, और इसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने निष्कर्ष निकालने के बाद जो राहुल सिंह लोधी हैं, जो खरगापुर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन स्वीकार किया गया है। क्योंकि इसको होल्ड पर रखा गया था। जो चंदा सिंह गौर हैं, वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। उनके नामांकन फार्म को लेकर जो त्रुटियां नामांकन फार्म में की गई थी, उनका ऐसा कहना था। तो उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके सामने दोनों पक्षों की बहस चली, और बहस के बाद जो आज देर शाम तक निर्णय निकला, तो उस निर्णय में राहुल सिंह लोधी का जो फॉर्म है वो स्वीकार कर लिया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी का कल से छत्तीसगढ़ का दौरा शुरू हो रहा है। पीएम मोदी के प्रदेश में अभी तक 3 दौरे की घोषणा हो चुकी है। पहला दौरा कल यानी गुरुवार को होगा। पीएम मोदी कांकेर में कल चुनावी रैली करेंगे। कांकेर की रैली के लिए मोदी कल दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से 2:40 पर कांकेर पहुंचेंगे, जहां चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद शाम 4:40 पर वापस रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो दिल्ली रवाना होंगे। उसके एक दिन बाद यानी 4 नवंबर को पीएम मोदी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर आएंगे, और इस बार वो दुर्ग में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जबकि 14 नवंबर को पीएम मोदी राजधानी रायपुर में एक रोड शो भी करेंगे। बिलासपुर में सिम्स की अव्यवस्थाओं से नाराज होकर बिलासपुर हाईकोर्ट से के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सिम्स में एक पूर्णकालिक आईएएस अफसर की तैनाती का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य सचिव से बात करके सिम्स में बिना देर किए एक आईएएस अफसर की पोस्टिंग सुनिश्चित की जाए। दरअसल चीफ जस्टिस की बेंच में इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट सिम्स के पक्ष में संतुष्ट नहीं हुआ और गहरी नाराजगी जताते हुए महाधिवक्ता को निर्देश दिए। और आज पूरे देश प्रदेश में करवा चौथ का व्रत मनाया जा रहा है। करवा चौथ के दिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। राजधानी रायपुर में भी करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं ने सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की, उसके बाद कथा वाचन किया। करवा चौथ
का दिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है, क्योंकि सुबह से ही महिलाओं को चांद के दीदार का इंतजार होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के चैतन्य टावर सोसाइटी में। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर महिलाओं ने सबसे पहले गणपति जी की पूजा अर्चना की है और इसके बाद महिलाएं जो हैं घेरे बनाकर यहाँ पर बैठी हुई और सभी के हाथों में आप देख रहे होंगे कि सुंदर सी थालियां जो हैं वो नजर आ रही है और बेहद ही खूबसूरत ढंग से और सुंदर परिधान में महिलाएं यहाँ पर जो है नजर आ रही। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। पूजा अर्चना की रस्म यहाँ पर आप लोगों ने अदा की, आगे और कौन सी रस्म आप लोग अभी करेंगे? इसके बाद हम लोग को चांद के मतलब इंतजार है। चांद निकलेगा तो हम एक छन्नी में पहले दीपक रख के चांद को अर्घ देंगे। उसके बाद पति को देख के उनको तिलक करके उनके हाथ से जल ग्रहण करके कुछ मीठा खा के अपना व्रत तोड़ेंगे। कितने साल से आप ये व्रत रख रही हैं? जी मेरी शादी को 35 साल हो गए हैं, मैं 35 साल से रख रही हूँ। तो देखिए चांद का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा है और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। चांद का बेसब्री से आप लोग इंतजार करें, कितना इंतजार आपको है? सबसे पहले करवा चौथ की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, खासतौर से मेरे चैतन्य फ्रेंड्स जितने हैं सारे को बहुत बहुत बधाइयाँ। और बेसब्री से तो बहुत इंतजार हो रही है, क्योंकि सुबह से पानी पीने की एकदम बेसब्री हो रही है। और अपने पति की लंबी उम्र के लिए मुझे लगता है कि सारी सहेलियां मेरी बहुत अच्छे से व्रत कर रही हैं और उम्मीद है कि आगे भी हम ऐसी सदा जब तक हमारी जिंदगी है हम करते ही चले जाएंगे इसको। और बाकी बस मैं इतने बोलना चाहूंगी, जो भी करे सब अच्छे से करे और सबको फिर से एक बार मेरी तरफ से बधाई। सरगी खाकर आप लोग दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, तो कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? नहीं, वो पति को देख के कुछ मुश्किल नहीं होता, सब आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं को चांद के दीदार का बेसब्री से इंतजार है और बेहद ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पर महिलाओं ने विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना की है। हालांकि ये खासियत होती है आज के दिन चांद की कि वो भी इन महिलाओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। कैमरामैन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। भोपाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री हाउस में, मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने पूरे रीति रिवाज के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने करवा चौथ की कहानी पत्नी साधना सिंह चौहान को सुनाई। पति पिते कहो क्या चाहती हो? करवा बोली महाराज आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी पर स्नान कर रहा था, पत्नी ने सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। तो सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले हे पति पिते। छत्तीसगढ़ के गठन को आज 23 साल पूरे हो गए हैं। गौरतलब है कि एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है तो दूसरी ओर राज्य गठन का जश्न भी था। लेकिन चुनावी साल में राज्य गठन का जश्न कुछ फीका फीका सा, क्योंकि राज्य में कोई बड़ा आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हुआ। तो वहीं सभी शासकीय दफ्तरों को लाइट लगाकर सजाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाइयों बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुंबई में भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा आम जनता के लिए आज से खुल चुका है। 18.5 एकड़ में फैला ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। जियो वर्ल्ड प्लाजा नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन से जुड़ा हुआ है। RIL की डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। इस मॉल में ब्लेंसियर्स, कार्टियर, लुई वेंटो, वर्साची, वैलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला, पॉट्रीबॉन, गुची जैसे तमाम महंगे ब्रांड देखने को मिलेंगे। लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट भी किया जा सकेगा। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म
टीवीएस और रिलायंस टीम ने मिलकर बनाया। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची छतें और शानदार रोशनी से जगमग ये मॉल देखने में बेहद ही आकर्षक है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स थिएटर और बेहतरीन रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। प्लाजा की स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित है। Evening is a very special evening for both Nita and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance retail team all the best. I think the Jio World Plaza is not only the best, is not only going to be the best mall in India, but I hope it will become the best mall in the world. और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।